बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ हिंदी सेशन के साथ। और आज एक बार फिर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर एल डी भगत। इंडिया से हैं और इनसे एक पहले भी सेशन हुआ, बहुत अमेजिंग सेशन हुआ। और उनके गुफ्तगू इतनी मज़े की थी कि टाइम का पता नहीं चला। और मुझे लगता है ऐसे कई सेशन डॉक्टर साहब के साथ करने चाहिए। और बहुत बहुत मजा आया। डॉक्टर साहब कैसा सेशन लगा था आपको पिछला? बहुत अच्छा हो तो कैजुअली हमने बात की, थोड़ा सा टाइम था, हाफ एन आवर, तो उसमें भी हमने जितना जी दिया जी, था, आई थिंक कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा सा ना थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे थोड़ी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो तो चलो आपकी पर्सनल हमने थोड़ी सी बात की। तो मुझे बताइए कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एमएलएम को, मल्टी जी लेवल मार्केटिंग। तो मुझे बताएं कि आपने बताया आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो एमएलएम के ड्रॉबैक्स क्या हैं आपके ख्याल में, जो समझते हैं आप? एमएलएम में ड्रॉबैक्स एक तो है कि इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं कि वो अपना बेनिफिट करने के लिए आती हैं। उनका जो बाकी जो उनके बाद में लोग आते हैं उनका बेनिफिट नहीं होता। कुछ टाइम एमएलएम अपनी कंपनी वो चलाती है, कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा बेनिफिट हो गया तो छोड़ के बंद कर देते हैं कंपनी, और बहुत सारे लोगों का उसमें लॉस हो जाता है। हम्म, दूसरा उसमें जो हर एक फील्ड के आदमी आते हैं, डिफरेंट फील्ड से होते हैं, तो सब लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जिनको मार्केटिंग एक्सपीरियंस होता तो वो ज़्यादा उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरा ये है कि उसमें जब तक इंसान काम करता रहेगा तब तक उसको इनकम आती रहेगी, चाहे जिस भी लेवल पे पहुंचेगा, बड़े से बड़ा लेवल भी होगा ना, अगर वो काम करना बंद करता है तो उसका काम बंद हो जाता है। सही बेशक वहाँ सही। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, जी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, हम्म, बट वहां तक 1-2% लोग ही पहुंच सकते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए 10-10 20-20 साल लोग काम करने के बाद फिर भी उस काम को छोड़ नहीं सकते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो फिर इंडिपेंडेंस नहीं है, वो डिपेंडेंस ही है उस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी, मेरा भी यही ख्याल है कि एमएलएम, मैं देखता हूँ कि काम बुरा नहीं है, बट नहीं, इसका काम अच्छा है अगर उसको बिजनेस प्रॉपर तरीके से। बिजनेस जी। मॉडल को मैं इसको सक्सेसफुल नहीं समझता। इसकी रीजन ये है कि जो उसमें अगर देखा जाए 95% लोग तो ऐसे हैं जो इसको आगे मूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। उनकी हम्म, अगर एक अच्छी चीज की उन्होंने प्रमोशन भी करनी है, उनको बात करने का तरीका नहीं आता, तो वो बात ही नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब तो ये यहाँ पे आकर वो स्टक हो जाते हैं। इस तरह जो लोग जिनके पास थोड़ा पैसा है या थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या थोड़ा बात करने का तरीका कार है, वो टीमें भी बना लेते हैं, वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 लोगों की टीम में बनाई है तो वो 100 लोग जो नीचे हैं वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाते हैं। तो ये हम्म, एक ड्रॉबैक है। और उसके मैं मिसाल अक्सर ऐसे देता हूँ कि आपको पता है लाहौर में एक दरबार है, दाता दरबार, शायद आपको पता हो, ये बुजुर्ग है, हम्म, मजार है उनका। वहां पर अच्छा। लोग फ्री में देगे देते हैं, फ्री में देके देते हैं चावलों की बिरयानी, वो जैसे खाने पीने जैसे होते हैं ना आप, आपके अक्सर। हाँ। तो ये मैं कहता हूँ ये जॉब एमएलएम की ऐसी है, किसी ने आपको जॉब दी है दाता दरबार से एक देग लेकर आओ फ्री में। जब आप वो देग ले आते हैं तो आपको उसमें से एक चावलों की प्लेट निकाल के दे देते हैं, हम्म, ये आपका। बिल्कुल। तो वो असल में वो आप ही की एफर्ट होती है, आपकी एफर्ट बंद हो जाती है तो वो देग भी बंद हो जाती है, आपकी चावलों की प्लेट भी बंद। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मैंने सही मिसाल दी ना आपको डॉक्टर साहब? बिल्कुल सेम चीज है। सही। तो उसमें मैं चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसा है। लेकिन ऑन पैसिव में थोड़ा ये था कि जैसा कि बिजनेस मॉडल आपने पहले भी बताया यहाँ पर, तो ये एक तो इसका अ, यहाँ पर ये उन लोगों के लिए भी सक्सेसफुल है जो कि ना तजर्बाकार हैं, पढ़े लिखे नहीं हम्म, हैं, जिनको कोई तजर्बा नहीं है। जहाँ अनपढ़ शख्स भी ज्वाइन कर सकता है तो कामयाब हो सकता है। तो यही चीज़ ये आई थिंक अट्रैक्ट की। और इससे ज्यादा अगर आप एक बात नोटिस करें कि आपने बहुत सारे बिजनेस में पहले काम किया होगा, लेकिन फैमिली इन्वायरमेंट एक एक होता है ना कि अंदर से जो एक एक दिल से आवाज काम आती किया है जाए। ना, तो वो वाली फीलिंग आई थिंक किसी में नहीं आई। अब यहाँ पे जितने भी हैं आप इंडिया में, आपका हमारा इंट्रोडक्शन कैसा हुआ ऑन पैसिव से? तो हम ऐसे हम अभी आप देखिए इंटरनेशनल कितने लीडर्स हैं,
वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, सब एक दूसरे को जानते हैं, फोन पैसे के थ्रू जानते हैं। और हालांकि कंपनी ये प्री लॉन्च स्टेज में थी और किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि एमएलएम में जब तक आपको बेनिफिट ना मिले, कोई भी सेमिनार वेबिनार नहीं। नहीं करता। तो यहाँ पर हम्म। लोग एक तो हेल्प के लिए दूसरों की, जबकि कंपनी ने ये नहीं कहा क्या पैसा करे, कंपनी ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन कंपनी के विजन को हम लोगों ने समझ लिया, हमने बिल्कुल। महसूस कर लिया। अच्छा, जो हमारी ये कंपनी है ये तो बात करती है कि एक एआई बेस है, आईटी कंपनी है, एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो मैं चाहता हूँ आप इसको डिफाइन भी कर दें, और दूसरा ये बताएं क्या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले टाइम में बिजनेसेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज हम देखें तो बहुत देर से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अभी ये कॉमनली हमारे हाउस होल्ड्स तक आ चुकी है। और कुछ तो ऐसे हमारे नीड्स हैं कि जो डिपेंड होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस है जिससे हम मशीन्स को सिखा देते हैं कि जैसे ह्यूमन ब्रेन हम सीखते हैं, हमारा ब्रेन सीखता, हम काम करते हैं, उसी पैटर्न से ये कंप्यूटर्स को या मशीन्स को ट्रेन किया जाता है। और वो मशीन्स की जो लर्निंग होती है तो वो ह्यूमंस के जैसे काम करके डिसीजन लेने की उनके अंदर पावर होती है। और उससे वो ऑटोमेशन पे चले जाते हैं। तो जैसे हम इंसान काम करते हैं तो हमें रेस्ट भी चाहिए, सोना भी है, खाना पीना भी है। तो हम्म, हम 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में। बट हम्म, हम देखें उसके बाद अगर अपोजिट सुनने मशीन्स पे हैं वो तो लगती 24 आवर्स नहीं। वर्क करेंगे। बिल्कुल। कोई थकेंगे नहीं, कोई गलती नहीं करेंगे। कि हम कहते हैं ना कि टू err इज ह्यूमन। हम इतना कुछ सीखने के बाद भी हमसे गलती हो सकती है, कहीं ऐड करने में कुछ कुछ भूल जाते हैं। बट मशीन कभी नहीं भूलेंगे, उनको जो एक बार फीड किया है तो दैट्स परमानेंट। तो उनकी वहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। और एक्यूरेसी 100% रहती है। उसके बाद तो उनको वर्किंग जो है 24/7 होता है, तो प्रोग्रेस जल्दी होती है। हाँ, ह्यूमन को ईज मिलता है, जो भी हम हैंडल करेंगे जिस मशीन को तो हमारा वहाँ पे इजीली वर्क हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा। तो इस तरीके से ऑटोमेशन पे बिजनेस हो जाता है एआई की वजह से। तो हमारी जो यहाँ इसमें ऑनपेसिव में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद हर्ट है। इसमें हमारे हमारे सीईओ ने, जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था, कि उन्होंने इसको हर्ट से बिल्ड किया है। हर्ट से मीन्स कि इसमें टच ऑफ ह्यूमैनिटी है। जिससे भी हम बात करेंगे दिल से बात करेंगे, सही बात करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, उसको हेल्प करने की ही सोचेंगे। जैसे हम अपने अपने लिए कुछ सोचते हैं कि मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए ये चीज़ हो जाए तो कितना अच्छा, तो हम वही चीज़ दूसरे फाउंडर्स के बारे में भी यहाँ पर सोचते हैं। तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है, ग्लोबल फैमिली पूरी है एआई के थ्रू ही बनी है और ऑन पैसिव के थ्रू। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ह्यूमन बीइंग्स पे जो इम्पैक्ट होने वाला है, वो बहुत बड़ा है। अदरवाइज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट फील्ड्स में आ रही है। बट जो ऑन पैसिव लेके आ रही है इसका मिशन कुछ है, ये मिशनरी एंगल से हम इसको ले रहे हैं। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटी को मतलब उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और सीईओ ने जो मैं कहा, वी आर हेयर करेक्शन टू करप्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल। जो करप्शन होती रही है, और अगर इसकी एग्जांपल दें, एक सोशल मीडिया हम फेसबुक यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं या ट्विटर यूज करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम फ्री में यूज कर रहे हैं, बट नो। हम जो फ्री में यूज कर रहे हैं वो हमारे यूज करने से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल। 1 रुपया भी हमें बेनिफिट नहीं देते, वो हमारे साथ करप्शन कर रहे हैं। तो ऑन पैसे में ये है कि यहाँ पर आपको आपकी अगर आप इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आप लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, इवन इसमें पॉडकास्ट भी है वो वॉच भी करेंगे, आपको क्रेडिट अर्न होंगे जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक ये एक बड़ी बात है, आपको आपका रिवॉर्ड देना, आपको आपके जो पैसा देना, जो कि दूसरी कंपनियां नहीं करती। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं। मैंने अभी नाम लिया फेसबुक का या ट्विटर इंस्टाग्राम का, तो वो उन पे भी अभी आपको पता केसेस वगैरह भी चल रहे हैं कि ये ऐसे, जैसे कि मैंने बताया कि वो रिवॉर्ड वगैरह नहीं देते। तो अच्छा, मुझे बताएं कि हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताएं, और ऑन पैसिव के वाले से इसके बारे में बात कीजिए। देखिए आजकल जैसे हम कहते हैं कि हर कंट्री चाहती है कि हम डिजिटलाइज करें अपने सिस्टम को सारे को, तो हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। जैसे हमारे
ऑफिशियल रिकॉर्ड सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे नेट के पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है। तो जो भी बिजनेस हम यहाँ पर ऑनलाइन लेके जाते हैं तो एक किस्म की डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। डिजिटली हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसकी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम उसको सेल्स कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट हम डिजिटली कर सकते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में हम बिजनेस को ले सकते हैं डिजिटल तरीके से। तो मैक्सिमम जो आजकल बिजनेस है, खासकर कोरोना कोरोना के बाद का जो पीरियड है, पोस्ट कोविड हम जिसे कहते हैं, तो इसमें तो हर बिजनेस ऑनलाइन है, और जो ऑनलाइन नहीं है आज की डेट में तो उसकी सक्सेस उतनी नहीं है जितनी ऑनलाइन डिजिटल बिजनेसेस की आप कह सकते हैं। तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस है, ऑन पैसिव हमारा जो डील करता है सास सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे रहे हैं हम। तो उसमें हम जितने भी इंटरनेट को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस है, तो उनके लिए हम सास प्रोडक्ट्स रेडी करेंगे। सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों हमारे पास हैं, सॉफ्टवेयर हम रेडी कर किए हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हमारा जो एक अंडर वन रूफ सब कुछ अवेलेबल होगा ऑनपेसियो में। और बाकी कंपनीज में क्या क्या, अगर हम मान लीजिए कोई भी बिजनेस अपना है, हम अपना ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो ऑनपेसियो में हम अपनी वेबसाइट बना के देगी, उसकी हमारी जो डोमेन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर होगी। आई कैन जो वर्ल्ड की नंबर वन जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसने ऑनपेसियो को ये अथॉरिटी दी है। नो, ऑनपेसियो इज द रजिस्ट्रार ऑफ द डोमेन। तो इस तरीके से हम डोमेन बना भी सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट भी सकते हैं, इधर से अपने ही वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं से हम इनकी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सब कुछ जो है अंडर वन रूफ ऑनपेसिव के पास है। तो इससे ऑनपेसिव जो हमारे फाउंडर्स हैं उनको भी बेनिफिट होने वाला है, और साथ में जो एफिलिएट्स आ जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा कि हम कुछ भी यूज करते हैं, क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ एंड यूजर्स तक वो बेनिफिट होगा, चाहे वो फ्री प्रोडक्ट भी ऑनपेसिव के यूज करेंगे तब उनको वहां पर इनकम जनरेट होगी। और बिल्कुल फिर अगर वो सीखते हैं कि ऑनपेसिव के सिस्टम को सीखते हैं और इसमें थोड़े एफर्ट्स करते हैं हेल्प लेके टीम्स की, तो वो एक अपना अपना न्यू बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, और अपने बिजनेस प्रेजेंट बिजनेस को ऑनलाइन लेके भी चले जा सकते हैं ऑनपेसिव के थ्रू। या ऑनपेसिव के प्रोडक्ट्स हमारे इतने बड़े हैं कि उनमें से ही वो कोई प्रोजेक्ट बना के अपना और नया कोई बिजनेस डिजिटली कर सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये वास्ट फील्ड है हमारे पास, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कोई भी उस पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें ग्रो कर सकता है अपने आप को। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। डिजिटली हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हमारे हों या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर हों, उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स के हों, तो वो सारे का सारा डाटा सेंटर किसमें मैंने लास्ट टाइम बात की थी, तो उनके हमारे जो ऑन पैसिव इसके पास अपने डाटा सेंटर्स हैं। तो डाटा सेंटर्स का भी जो बेनिफिट है, वो इस वक्त इंटरनेट पे डाटा सेंटर्स की बहुत रेवेन्यू जनरेट होती है, तो उससे ऑन पैसिव को वो भी बेनिफिट होगा। जी। तो बिल्कुल ऑन पैसिव हम कह सकते हैं इट सेल्फ इज एन इंटरनेट। बिल्कुल। बिल्कुल सही सही। बिल्कुल सही बात की है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि इसमें हमारे अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन भी होती है कि जो अक्सर पॉइंट जो मैं फाउंडिंग मेंबर की बात कर रहा हूँ कि रीसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और या फिर एक और कन्फ्यूजन होती है नेटवर्किंग के बारे में, लोग नहीं जानते हैं। तो मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की। तो लेकिन हमारे लोगों में एक तो बेसिक अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सके। तो नेटवर्किंग मैं इसको एक एग्जांपल से अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप अगर उस एग्जांपल से अगर आप समझ जाएं तो ये आप उसमें नेटवर्किंग को भी समझ सकते हैं, आप रीसेलर को भी समझ सकते हैं, आप एफिलिएट को भी समझ सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स एप्पल बेच रहा है। ठीक है। एप्पल वो अगर तो वो क्या करता है, एप्पल वो 100 रुपीज के खरीदता है और 200 में या 150 में बेच देता है। फिर दोबारा जो प्रॉफिट होता है या उससे दोबारा खरीदता है, तो वो रीसेलर है। वो एक सस्ते दामों चीज बेच के आगे बेच के, इसको रीसेलर कहा जाता है। ठीक है। तो आप ये चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे फिर आ जाते हैं एफिलिएट। एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम मिसाल दें, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही है कि आप एप्पल तो बेच रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यानी आप कहते हो भाई आप हमारे ना इसको बेचें, एप्पल्स को बिकवाने में मदद करें।
आप क्या करेंगे, एक आपको एक आप उसे एक स्लिप बना देते हैं कि आप ये जिसको भेजेंगे ना वो यहाँ पर आएगा ना आपके रेफरेंस, तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। यानी जो वो स्लिप देगा, वो उस बंदे ने सिर्फ यूनिवर्सिटी में मेहनत की, लोगों को बताया बस। उसने उसने कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, कोई ये नहीं बताया कि ना उसने बेचनी है ना उसने ये देनी है। सिर्फ उसने कहा ये चीजें बड़ी अच्छी हैं तो आप जरा देखें और आप मेरा रेफरेंस दे देना, तो वो आपको डिस्काउंट दे देंगे या जो अच्छी चीज दे देंगे। होता है ना जरा। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग की भी मिसाल भी ऐसे ही है कि आप किसी का कोई आप किसी के रेफरेंस दे रहे हैं कि आप वहां से ले लें और आपको उसका कमीशन मिल जाता है। सेम इसी तरह जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, जैसे अमेजोन हो गया या दराज हो गया या ईबे वगैरह में वो बताया कि वहाँ जब आप एक एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट के साथ एक एफिलिएट लिंक होता है। आप उस लिंक को कॉपी करते हैं अपनी वेबसाइट में या सोशल मीडिया में, साथ उसकी पिक्चर लगा देते हैं। तो जो लोग उस पिक्चर को देख के उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो उसी वेबसाइट में चले जाते हैं, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू गए, वो जब बाय करता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है। तो ये एक आसान सी एग्जांपल है। दूसरी मिसाल है नेटवर्किंग की, जिसे हम एमएलएम वगैरह भी कहते थे। तो वो उसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक और ऑफर देते हैं भाई कि आप तो ये आपको ये एप्पल पहले खरीदने पड़ेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ लेकर आएंगे, उनसे बाय करवाएंगे। आप वहां पर दुकान पर लेकर आएंगे, उसे बाय करवाएंगे, देन आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। ये होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने लोगों को पहले तो आपने एप्पल भी खरीदने हैं, फिर लोगों को कन्विंस करना, उनको कायल करना, उस दुकान के बेनिफिट जो भी वो आपने बताने हैं। उसने जस्ट आके, दुकानदार ने कुछ नहीं करना, उसने जस्ट आके वो पैसे पेमेंट करनी है, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आई थिंक इस एग्जांपल से दोनों तीनों बातें, नेटवर्किंग की, एफिलिएट की और दूसरा ये रीसेलर की एग्जांपल मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप एक वेब पेज बना लेते हैं या एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देते हो, जिसमें यूनिवर्सिटी के लोगों को बताया जा रहा है यहाँ के एप्पल, उसमें पिक्चर भी लगी हुई है, ये यहाँ के एप्पल बड़े अच्छे हैं, यहाँ से ले लें। तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग होगी, वो डिजिटली उसको मार्केट किया जा रहा है। तो आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती। अच्छा, आपने बात की, आपने कहा डेटा सेंटर से भी आपका राब्ता रहा, तो मैं पूछना चाहूंगा, तो डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते डेटा सेंटर के बारे में। और दूसरी बात है ऑन पैसिव के डेटा सेंटर के बारे में, उसकी एक्सप्लेन कीजिए जी। देखिए, डाटा सेंटर क्या होते हैं? डाटा सेंटर एक स्टोरेज, जैसे हमारा फिजिकल स्टोर होता है किसी जगह, तो वहां से माल निकाल के तो आगे देते हैं या बेचते हैं दोबारा से। तो एक्चुअली ऑनलाइन जो हमारा डाटा रहता है, हमारे ऑनलाइन डाटा को स्टोर करने के लिए हमें डाटा सेंटर्स की जरूरत होती है। तो डाटा सेंटर्स में क्या होता है, वहाँ पर सर्वर्स लगे होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिनमें हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे ऑडियोज वीडियोस या कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारा कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी है, तो वो सारे का सारा वहाँ पर अवेलेबल होता है। और डाटा सेंटर में जैसे मान लीजिए एक बैंक है, एक बैंक ने अपना डाटा रखना है, तो वो जिस डाटा सेंटर में रखेगा तो उसको वहाँ से कोई परचेज करना पड़ेगा। वहाँ से जिसका वो रेंट देगा उस स्पेस का, मान लो एक सर्वर दो सर्वर जितने उसके होंगे, तो उसके बदले में कंपनी उसका डाटा वहां पर रखेगी, सिर्फ बैंक का डाटा वहां पर रखेगी। तो बैंक को कंपनी को रेंट देना पड़ेगा, कंपनी उसे रेंट लेगी और उसका डाटा रखेगी। उसके बाद जब वो डाटा यूज करता हो, अवेलेबल होना चाहिए 24 उनके पास। और अवेलेबिलिटी उसकी एक तो होनी चाहिए जिसमें कोई बीच में गैप नहीं आना चाहिए, इंस्टेंट वो उसको मिलना चाहिए। एक दूसरा उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, उसका डाटा कोई चोरी ना करे, लीक ना हो, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कंपनी डाटा सेंटर बनाती है, उसको मेंटेन करती है, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके डाटा सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होके, तो फिर अपने वो कस्टमर्स को, चाहे कोई बैंक हो, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, उनका डाटा वहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेंटर्स होते हैं, बिग होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं।
तो वहां पर कंपनी अर्न करती है रेवेन्यू। जितना डाटा वहां पे, मान लो 1 टेराबाइट स्पेस है तो कितना उसका रेंट देना पड़ेगा उनको, एक सर्वर का कितना देना, तो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये अर्निंग होती कंपनी की। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो डाटा सेंटर का बिजनेस करते हैं, अपनी जो डाटा क्लाउड स्पेस है उसको बेचते हैं सेल करके, तो वहां से अर्निंग मिलती है। दूसरा हमारे जो ऑन पैसिव के डाटा सेंटर्स हैं, हमारे डाटा सेंटर्स भी 2 डाटा हैं, जिसमें पहले हम AWS को यूज करते थे अपना डाटा रखने के लिए, Amazon वेब सर्विस को, तो अब हमारा डाटा जो अपने डाटा सेंटर्स में है। उसके बाद कंपनी हमारी बिग डाटा सेंटर पे वर्क कर रही है, जो बहुत बड़ा डाटा सेंटर होगा, जहाँ सिर्फ हमारी कंपनी का डाटा ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज भी वहां पर अपनी अपनी स्पेस रेंट पे ले सकती है हमसे, तो उससे कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। और हम्म। ये गुड न्यूज़ है कि ऑन पैसिव इसका रेंट भी अपने फाउंडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर करेगी। तो हम्म। डिफरेंट स्ट्रीम्स की इनकम हमें वहाँ पे बननी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग की है, रेंट है, कमीशंस है, बोनसेस हैं, डाटा सेंटर का रेंट है, ऐसे बहुत सारी जो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होगी जो कंपनी शेयर करेगी अपने एफिलिएट्स के साथ, यहाँ पर अपने फाउंडिंग पार्टनर्स के साथ। तो ये एक बहुत बेनिफिट वाली बात है। इससे क्या होगा कि कंपनी को किसी दूसरी डाटा सेंटर वाली कंपनी को रेवेन्यू नहीं देना है, एक तो वो अपना पैसा कंपनी का बचेगा, हम्म। दूसरा डाटा अपने पास है, अपने पूरे जितने भी फाउंडिंग पार्टनर हैं या एफिलिएट्स होंगे तो उनका सारा डाटा हमारे पास होगा, तो हम्म। कोई डाटा लीक नहीं होगा, उसकी कोई हैकिंग नहीं हो सकती, वहां से किसी के डाटा की चोरी नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे हैं कंपनी के अपना डाटा सेंटर होने के हैं। जी तो बिल्कुल। बहुत सारी कंपनी डाटा डाटा सेंटर बना रही हैं अब, जैसे कि खासकर कोविड के बाद तो हर चीज डिजिटलाइज होती होती जा रही है, तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है तो डाटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। डाटा सेंटर नहीं होंगे तो ये डिजिटल, इतना कुछ डिजिटलाइज हुआ, सिटीज डिजिटलाइज हो रही हैं, हर चीज ऑनलाइन जा रही है, बिजनेस ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, तो वहां पर जितना कुछ भी हम क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, वो तो डेली जनरेट हो रहा है। हमारे जो हमारे स्मार्ट सिटीज हैं, इतना डाटा जनरेट हो रहा है, इतने कैमरास कितने लगे हुए हैं अपने हर एक सिटी में, कितने होता है, हाईवेज पे देखो, वो डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। तो हम्म। जितनी डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, क्लाउड स्पेस की, उतने ज्यादा डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो उतने बनाने पड़ेंगे, तो उतने बिजनेस ग्रो करेंगे। तो ये बहुत एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी कमी नहीं होने वाली, ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, हम्म। हर कोई हर कोई फैमिली है, जितने मेंबर्स हैं सबके पास अपने अपने फोन है, एक एक छोड़ के दो दो फोन भी हैं। तो हर फोन में जब हम क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो डाटा तो जनरेट हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना है। तो इसी तरीके से कंपनी जो है डाटा सेंटर्स बना रही है हमारे इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे अभी तक कोई 350 डाटा सेंटर है टोटल वाह। एट प्रेजेंट, जबकि 40,000 डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है ओ। इंडिया में। तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है, इसमें कितना वर्क होने वाला है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना डाटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पर पास किया था 2018 में, कि हमारा जो इंडिया का डाटा है वो आउट ऑफ कंट्री जितना भी है सेफ नहीं है, उसे हमने वापस इंडिया में। तो अभी इंडिया में जो डाटा एट प्रेजेंट है वही पूरा नहीं है, उसके लिए डाटा सेंटर्स नहीं है, तो बाहर का डाटा कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल ऐसी। इसीलिए ये बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, इसमें ग्रोथ बहुत होनी है। और हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हेल्प कर रही है, तो जो डिफरेंट कंपनीज इस फील्ड में जा रही हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं बिल्ड करने में। अच्छा बिल्कुल, लेकिन अच्छा एक और बात भी है इसमें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं ट्रैवल कर रहा था कि तो एक यहाँ पर एक कंपनी है गोरमे के नाम से। गोरमे वो उनकी बेकर्स आइटम है, और इसके अलावा उनका बल्कि उन्होंने इतना बड़ा सेटअप बना लिया, ब्रांचेस हैं इनके, कि उन्होंने टीवी चैनल भी बना लिया GNN के नाम से। तो वो बता रहे थे कि वो जो एम्प्लॉय बता रहा था कि हमारा अपना लोकल डाटा सेंटर है, यानी वहीं पर। तो लोकल डाटा सेंटर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, आपको पता है कि नेटवर्किंग से वो जो भी है। और फिर दूसरी बात है, इनके क्लोन होते हैं ताकि आपका डाटा सेव हो सके, ताकि एक अगर ज़ाया भी हो जाए तो उसमें ये होता है कि कुछ क्लाउड होते हैं, आई थिंक कुछ क्लोन, ऐसे ही है ना हाँ कुछ। दूसरी
बिल्कुल ऐसा रखा, जो भी डाटा सेंटर है ना जो जिस से मैं रिलेटेड हो, वो क्या करते हैं कि उन्होंने उसका एक अल्टरनेटिव बनाया होता है, अल्टरनेट जगह पे उसका डाटा सारा कंप्रेस करके रखा होता है। एनी टाइम जब अगर एक डाटा सेंटर डैमेज हो जाता है तो वो रिकवरी हो जाती है दूसरे डाटा सेंटर से, उसके डाटा की। वो डिजास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बिल्कुल उसके लिए रेडी होता है। दूसरा, ये जो मतलब बड़े डाटा सेंटर्स को बहुत बड़ी स्पेस लगती है, तो उसमें हर एक सिटी में वो नहीं बन सकता। तो वहां पर जहाँ स्पेस की कमी है, तो वहां पर बनते छोटे पोर्टेबल डाटा सेंटर जो कंटेनर बेस्ड होते हैं, तो उन डाटा सेंटर्स को किसी भी जगह हम बना रख सकते हैं। और हम्म। वो डाटा सेंटर केबल के थ्रू वो बड़े डाटा सेंटर के साथ लिंक होता है। मान लीजिए अभी हम वीजा कार्ड यूज करते हैं, तो वीजा का यूज में हम देखते हैं कि उसमें बफरिंग होती है बहुत ज्यादा, कभी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं, कभी बैंक का सर्वर डाउन होता है, कभी हमें वहाँ पे ओटीपी नहीं आता है, तो वो क्या होता है, वो लैग होता है उसमें। डाटा फ्रीली मतलब उसको जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चलता, तो उसमें वो कमी आ जाती, तो टाइम लगता है। तो जब हम एक छोटे डाटा सेंटर को बड़े के साथ लिंक कर, मान लीजिए अगर जम्मू में एक डाटा सेंटर बना है और वो लिंक है यूएस के किसी से, तो वो विद इन फ्रैक्शंस आपका जो डाटा अपलोड डाउनलोड हो जाएगा, आपका बीच में लैग सारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें इसको बोलते हैं लेटेंसी जीरो होना। तो लेटेंट पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। चाहे आप फिर आप कोई ऑटोमेटिक जो कार ड्राइव कर रहे हैं, जो सिग्नल पे डिपेंड करती है, या ट्रांजेक्शन्स हो रही है किसी भी जगह ऐसा होता है, तो उसमें वो क्विक होता है। नहीं तो हम कोई मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही, रोबोटिक सर्जरी हो रही, तो अगर वहां पर सिग्नल वीक हो गया, नहीं आया, तो वहां पर क्या बनेगा। मसला है, मसला या है। कार चल रही है, उसका सिग्नल ब्रेक हो गया, तो किस स्पीड से जाए, तो वो क्या हो जाएगा आगे। तो वो चीजें जो होती है रिस्क, वो ये छोटे डाटा सेंटर्स को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें लेटेंसी जीरो हो जाती है, तो डाटा इमीडिएट आ जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ऐसी है। अच्छा, ये जो हमारे मोहन पैसी में बात की जाती है मूवेबल जो डाटा सेंटर, वो आई थिंक वही है जो आप बात कर रहे हैं, कि ये कहीं भी हाँ, हो पोर्टेबल सकता लोग कंटेनर बेस्ड डाटा सेंटर्स होते हैं छोटे, तो वो किसी भी जगह हम लगा सकते हैं जहां पर पहले ही कोई केबल बिछा होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो, उसके साथ वो लिंक हो जाता है, तो उसका कनेक्शन बड़े डाटा सेंटर के साथ हो जाता है फिर। तो बड़ा डाटा सेंटर भी हमारी कंपनी का बन रहा है, तो है। अल्टीमेटली वो सारा कुछ जब बैच हो जाएगा, तो हर चीज अपने पास होगी अवेलेबल। अब ये हमारे जो डॉक्टर तारिक टेंटवी ने, जो मिस्र के हमारे जो है सीईओ, वो उन्होंने बात की थी कि वहां पे एक बिग डाटा पर काम हो रहा है। बिग डाटा जो है, आई थिंक जैसे आपने बताया कि सिर्फ ना सिर्फ कंपनी का, बल्कि दुनिया भर की दूसरी कंपनियों का भी डाटा उसमें इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है अगर जिसके पास डाटा बहुत ज्यादा है, क्या हो सकता है? आज के डेटा में, आज के टाइम में डाटा इज द गोल्ड, या डाटा इज द ऑयल। जैसे ऑयल जरूरी है, गोल्ड जितना कीमती है, उतना आज डाटा है। जिस आज की डेट में जिस कंट्री के पास डाटा ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि डाटा ही सब कुछ है। बिजनेस जितने चलते हैं डाटा डाटा बेस्ड होते हैं। जितना ज्यादा डाटा आपके पास है, उतना आपका बिजनेस का बड़ा पोटेंशियल है। और जो कंट्री जितना ज्यादा उसके पास डाटा होगा, तो उतना ज्यादा उसका एक्सपेंशन होगा बिजनेस का। तो इसीलिए आजकल डाटा की चोरी होती है। हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, तो हमारा डाटा चोरी किया जाता है। खुद कुछ कंपनीज हैं जिनके पास हमारा डाटा चल के वो दूसरी कंपनीज को डाटा सेल करते हैं। ये हम्म। एथिक्स को ब्रेक करते हैं। हम्म। किसी भी कंपनीज हैं, तो इसीलिए इसी को इंटरनेट पे हम इसका करप्शन का नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। ऑन में ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सबका डाटा सेफ है, और यहाँ पर कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं है। करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर यहाँ पर। और दूसरी बात है, अगर आप फेसबुक का वैसे भी देखे जाए, तो वहां पर कोई भी फेक अकाउंट बना सकता है। बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो बहुत तो सारे बनाए होते हैं लोगों ने। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हम यानी जो भी होगा, ज़रा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। जैसे ओ वेरीफाई हमारा आ रहा है, तो वो जो भी होगा रियल होगा। तो रियल पर्सन होगा, तो वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि एनिमसली आप जो मर्जी आप कह लें, तो किसी ने आपको क्या कहना है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। बाकी अमेरिका में आपने देखा था काफी यानी डाटा सेंटर, ये गूगल के, फेसबुक के, काफी जमीन, लाखों एकड़ जमीन में डाटा सेंटर बने हुए मशीनरीज हैं। और आई थिंक कुछ हाँ, समुंदर के नीचे भी आई थिंक डाटा सेंटर्स हैं, ऐसा कुछ किया जाता है, और बहुत सारा डाटा सेव किया जाता है। तो उसके लिए एक जगह बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है।
तो इन हो सकता है इन बिल्कुल। फ्यूचर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आए कि डाटा सेंटर के लिए बड़ी जगह ना जरूरी हो, क्योंकि अभी तो चलो हम टेक्नोलॉजी से गुजर रहे हैं। अभी अभी जो आज की डेट में जो छोटे माइक्रो डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, एज डाटा सेंटर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो 15,000 to 20,000 स्क्वायर फीट में बन जाता है, अच्छा। छोटी सी जगह। सही सही सही। सही होगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और आज हमने बात की डाटा सेंटर की बात की, आज हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, एफिलिएट मार्केटिंग की बात की, और हमने फर्क समझा रीसेलर, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्किंग को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें होंगी। तो जरूर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्कार। वेरी मच।